बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है थंबनेल और इसका टाइटल देख के इस वीडियो को देखने के लिए ज़्यादातर महिलाएं वुमन या फीमेल ही आए होंगे। बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि आप एक पुरुष हैं 40 से 45 साल की उम्र के बीच में, तो आपने गलती से क्लिक कर दिया होगा। आपकी मदर है जो 40 से 45 साल के बीच की उम्र की है, तो भी आपने भी शायद गलती से क्लिक कर दिया होगा। एक लड़की हैं आप, आपकी मदर 40 से 45 साल की उम्र है या आपकी बड़ी सिस्टर 40 से 45 साल की उम्र के बीच में है, तो आपने भी हो सकता है शायद गलती से आपने इसको क्लिक कर दिया है। बट मेरा इस वीडियो ये प्रॉब्लम तो डेफ़िनेटली फ़ीमेल में होती है, बट ये मेरा वीडियो उन फ़ीमेल के लिए नहीं है जो इस प्रॉब्लम को फ़ेस कर रही है या हो सकता है आने वाले टाइम में इस प्रॉब्लम के लाइफ़ के इस ट्रांज़िशन की तरफ आगे बढ़े। बट ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए है, जिनकी फैमिली में एक मेंबर इस प्रॉब्लम को हो सकता है फ़ेस कर रहा है या फ़ेस करने वाला है। सो ये ट्रांज़िशन एक फ़ीमेल का नहीं है एक फैमिली में, ये पूरी फैमिली का ट्रांज़िशन है। क्योंकि फ़ीमेल अलग-अलग तरह के मेंटल फ़ेज़ेस से गुज़र रही होती है, जब ये प्रॉब्लम उनको फ़ेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम थोड़ा सही वर्ड नहीं है ना? गलत वर्ड लग रहा है। प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली नेचुरल चीज़ है, जो नेचुरली एक फ़ीमेल के अंदर होती है। तो ये वीडियो सबके लिए है और मेरा टारगेट ज़्यादातर एक फ़ीमेल नहीं है इस वीडियो के ज़रिए, मेरा टारगेट ज़्यादा बाकी मेंबर्स हैं, हस्बैंड है, सन है, जो उस प्रॉब्लम्स को देखते हैं और शायद उसको समझते नहीं हैं और उसमें कुछ किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मेनोपॉज़ में स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि मेंटल हेल्थ को एड्रेस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी प्रॉब्लम्स तो ज़्यादातर फीमेल्स ओवर द टाइम सीख जाती है, अपने आप को एडजस्ट करती है और बहुत सारी फीमेल तो पहले ही एडजस्ट करना शुरू कर देती हैं जब ये फ़ेज़ आता है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ही अमेजिंग सा खजाना आप मिस कर रहे हो, जिसके अंदर साइंटिफिक कंटेंट होता है, साइंटिफिक वीडियोस होते हैं जो सिर्फ साइंस बेस्ड होते हैं, उसमें कुछ भी फट्टे नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइंस होती है। तो हो सकता है कि आपको देखने में बोरिंग लगे, लेकिन है साइंस, तो प्योर साइंस तो वैसे भी थोड़ी बोरिंग होती है। सो इसलिए लेकिन अभी मत दबाओ, अभी अभी सब्सक्राइब मत करो, पहले इस वीडियो को पूरा देखो, हमको जज करो कि क्या हम आपको बेटर वीडियोस, बेटर साइंटिफिक कंटेंट सर्व कर पाएँगे। अगर आपको लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले एक बात और पूछ लेना अपने आप से कि क्या आप हमारा साथ लंबे समय तक निभा पाओगे। हो सकता है अगली वीडियो आपको बिल्कुल पसंद ना आए तो अनसब्सक्राइब तो नहीं कर दोगे। तो ये 2-3 बातें सोच के फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में बढ़ते हैं स्पेसिफिकली। देखिए, बात करेंगे प्री मैच्योर मेनोपॉज़ के बारे में। 2 शब्द है इसमें, प्री मैच्योर समय से पहले, मेनोपॉज़ समय से पहले माहवारी आना बंद हो जाना, मेंसेस का सीज़ेशन हो जाना बंद हो जाना और फर्टिलिटी ख़त्म हो जाना, यानी कि अब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, डिलीवरी नहीं हो सकती है नेचुरल तरीके से। सो बेसिकली इसको बोलते हैं मेनोपॉज़। और जब ये समय से पहले होता है, यानी समय से पहले कब? जब एक फीमेल 40 की उम्र से पहले इसको फेस करती है, उसको बोलते हैं प्री मैच्योर मेनोपॉज़। इसको प्री मैच्योर मेनोपॉज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज़्यादातर फीमेल्स में 45 से 55 साल की उम्र के बीच में मेनोपॉज़ आता है, रजोनिवृत्ति जिसको बोलते हैं, वो फेज़ आता है। और जब लेकिन 1% या 2% के करीब ऐसी फीमेल्स होती है जिनके अंदर ये वाली चीज़ 40 से पहले भी आ जाती है। इसके कई सारे कारण भी होते हैं, जैसे मेन जो इसके कारणों की बात करी जाए तो कुछ होते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में कुछ बीमारियां होती है जो जन्म से ही होती है, कुछ का तो पता भी नहीं चलता, समय रहते पता धीरे-धीरे करके बाद में पता लगता है। जैसे टर्नर सिंड्रोम है या फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि जो चीज़ जेनेटिकली है, कुछ चीज़ों का आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो यू हैव टू स्टे विद दैट, उसका कुछ कर नहीं सकते आप। दूसरी एक कुछ चीज़ है कि किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कई बार किसी तरह का कैंसर फेस करना पड़ रहा है, जैसे रेडिएशन लगी है, कीमोथेरेपी लगी है, उन सिचुएशन में भी आपको प्री मैच्योर मेनोपॉज़ फेस करना पड़ सकता है। या फिर किसी सर्जरी की वजह से अगर आपको ओवरी निकालने की ज़रूरत पड़ी है, अंडाशय निकालने की ज़रूरत पड़ी है, तो उसके अंदर भी प्री मैच्योर मेनोपॉज़ आपको फेस करना पड़ सकता है। सब कुछ सही होता है, लेकिन पता नहीं लगता कि किस वजह से प्रीमेच्योर मेनोपॉज़ हुआ है। इसको मेडिकल टर्म में इडियोपैथिक रीज़न बोलते हैं। इडियोपैथिक यानी कि जिसका कारण जो है फिक्स नहीं है, लेकिन उसके लक्षण वैसे ही आ रहे होते हैं। अब बात करेंगे कि इसका जो मैकेनिज़्म क्या होता है? क्या मैकेनिज़्म होता है? बॉडी के अंदर किस तरह से काम करता है? इसका मैकेनिज़्म जो होता है वो मेनोपॉज़ के जैसा ही होता है। जैसे मेनोपॉज़ में होगा, प्री मैच्योर मेनोपॉज़ में भी लक्षण सेम ही आएँगे, ठीक है? एक अर्ली मेनोपॉज़ होता है,
उसमें भी लक्षण सेम आते हैं। वीडियो बनाया हुआ डिटेल से आपको जाने के ज़रूर देखना चाहिए, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है उसमें। सो प्री मैच्योर, अर्ली मेनोपॉज़ और प्रॉपर मेनोपॉज़ में लक्षणों में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ उम्र का फ़र्क होता है कि कौन-सा किस एज में आ जाता है। लक्षण वही होंगे, हॉट फ्लैशेस, आपको लगेगा शायद रात के टाइम पे कि ऐसा पूरा जो है गर्मी जैसा शरीर में लग रहा है, फेस पे से ऐसे हीट से निकल रही है। उसके अलावा नाइट टाइम पे स्वेटिंग होती है, फिर सेक्सुअल डिज़ायर कम होती है, मूड में चेंजेस होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, आपको जो है धीरे-धीरे करके आपकी बोन्स वीक होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा कंसंट्रेशन करने में, कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, मेमोरी में दिक्कत आ रही है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना फ़ील हो जाता है कि ब्रेस्ट में टेंडरनेस फ़ील होती है। उसके अलावा वेजाइनल ड्राइनेस होना हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो होता है उसको मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है, तो वो बढ़ने लग जाते हैं, वेजाइनल ड्राइनेस बढ़ने लग जाती है। सो ये सारे लक्षण जो है मेनोपॉज़ में आपको देखने को मिलेंगे, और प्री मैच्योर मेनोपॉज़ में भी ये सारे लक्षण देखने को आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, क्योंकि देखिए हार्मोन्स कम हो जाते हैं, क्योंकि ओवरी काम करना बंद कर देती है, तो हार्मोन्स कम हो जाते हैं, उसी की वजह से ये सारे लक्षण आते हैं। अब इसका बात करते हैं कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो डॉक्टर जो होगा वो आपसे पूरी हिस्ट्री पूछेगा। वो पूछेगा कि आपको मेंसेस कितने दिन के लिए आते थे, कितना रेगुलर आपका पीरियड था, कितने दिन रहता था, कितने पैड्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती थी, कब आपका मेनार्के शुरू हुआ, कब आपके मेंसेस शुरू हुए। ये सारी हिस्ट्री जानने के बाद में फिर वो पूछेंगे कि अभी हाल-फिलहाल में आप किस तरह का बदलाव महसूस कर रहे हैं। तो मेंस्ट्रुअल पीरियड में ख़ास तौर से कितनी इर्रेगुलरिटी हो रही है, तो फिर उससे आइडिया लगाया जा सकता है। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन है, और कुछ-कुछ ब्लड टेस्ट भी है जिनकी मदद से ये पता लगाया जाता है कि आप मेनोपॉज़ के फ़ेज़ में एंटर कर रहे हैं। अगर हिस्ट्री की बात करी जाए, तो मोटे तौर पे अगर एक लक्षण की बात करूँ जो मुझे समझ में आता है कि अगर मुझे रैंडमली किसी को बताना हो, तो अगर आपने लगातार 3 महीने मेंस्ट्रुअल पीरियड मिस कर दिए हैं, अब चिंता होगी आपको, आपको लगेगा कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हुई है, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हो तो प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आता है। तो 3 महीने पीरियड मिस भी हो गए, प्रेगनेंसी भी नेगेटिव है, और कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एक इंडिकेशन है कि ये मेनोपॉज़ हो सकता है, उसकी शुरुआत हो सकती है। देखिए, लंबे टाइम का जो पीरियड मिस होना कुछ और प्रॉब्लम में भी हो सकता है। थायरॉइड रिलेटेड डिसऑर्डर में, पिट्यूटरी रिलेटेड डिसऑर्डर में, उसके अलावा पीसीओडी होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर बाकी में कोई दिक्कत नहीं है इससे पहले, तो ये वाला लक्षण जो है आपको इशारा दे सकता है। अब बात आती है ब्लड टेस्ट कौन-कौन से होते हैं, तो 2 ब्लड टेस्ट करते हैं हम मेनली इसके अंदर। एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट करते हैं, एक होता है एस्ट्राडियोल का टेस्ट। एस्ट्राडियोल ये एक तरह का एस्ट्रोजन ही होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में हम क्या करते हैं, देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे ब्रेन से, एक फीमेल के ब्रेन से निकलता है, और जितने भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं वो पिट्यूटरी से निकलते हैं, अलग-अलग बॉडी के अलग-अलग हिस्से के लिए। सो ओवरी के लिए जो एग के रिलीज़ करने के लिए फॉलिकल जब मैच्योर होंगे, सो मैच्योर होने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा पिट्यूटरी से, वहाँ से निकल के ओवरी के पास जाएगा। अब ओवरी के अंदर मेनोपॉज़ आ रहा है, तो वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा कि चलो जाओ यहाँ से, मेरा बहुत हो गया, जितना मैंने काम करना था कर चुके। तो ओवरी जो है नाराज़ हो जाएगी, उसको मना कर देगी कि मैं तेरे कहने पे अभी काम करने वाली नहीं हूँ। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है एक फीडबैक मैसेज भेजेंगे पिट्यूटरी के पास में कि ओवरी ने मना कर दिया है कि मैं नहीं फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाली है। तो पिट्यूटरी को लगेगा अच्छा ऐसे है, तो वो थोड़ा और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भेजेगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा भेजूँगा तब तो ओवरी को काम करना ही पड़ेगा, लेकिन ओवरी नहीं काम करेगी। तो अब क्या होगा कि उधर से ओवरी काम नहीं करेगी, उधर से पिट्यूटरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भेजेगी, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाता है, और यही चीज़ को हम लोग लैब टेस्ट से चेक करते हैं। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल जो है बढ़ जाता है, तो पहला टेस्ट होता है ये। दूसरा टेस्ट होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्राडियोल यानी कि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। सो ये 2 टेस्ट होते हैं जिनकी मदद से पता लगाया जाता है कि आपको मेनोपॉज़ तो नहीं हुआ या है। अब एक गलती लोग करते हैं कि लोग जो है वीडियोज़ देख के मान लो जाके अपना टेस्ट करवा लिया, कुछ-कुछ लक्षण फेस कर रहे हैं, ये लक्षण तो कई बार और प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। लक्षण फेस कर रहे हैं, टेस्ट करवा लिया, टेस्ट में कुछ अबनॉर्मल लगा तो चिंता करके बैठ गए कि मेनोपॉज़ हो गया है। देखिए हार्मोन्स और टेम्परेचर हमारी बॉडी का थोड़ा-थोड़ा कई बार फ्लक्चुएट करता रहता है बीच-बीच में, ख़ास तौर से जब इवनिंग में या मॉर्निंग में हल्का-फुल्का फ्लक्चुएशन तो टेम्परेचर करता है, और हार्मोन्स में भी फ्लक्चुएशन आती है। तो
अगर ये टेस्ट आपके नॉर्मल आता है, डॉक्टर आपको 2 या 3 बार रिपीट करने के लिए भी बोलेंगे, कंफर्म करने के लिए कि ये मेनोपॉज़ है। तो एक टेस्ट की रिपोर्ट पे अपने आप को ये मत मान लीजिए कि मेनोपॉज़ हो गया है, आपको टेस्ट को रिपीट करने की ज़रूरत होगी। अब हमने डायग्नोसिस बना लिया है, अब डायग्नोसिस बनाने के बाद में अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। पहली बात है, कटु सत्य है कि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। आज की साइंस के हिसाब से अभी तक इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, उल्टा नहीं किया जा सकता। जो कर सकते हैं वो इसके लक्षणों को मैनेज कर सकते हैं और इसकी होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज कर सकते हैं। अब मैं इससे पहले कि आपको ट्रीटमेंट के बारे में आज ज़्यादा डिटेल से बताऊं, मैं आपको जो टेक्स्ट बुक में या आपको वेबसाइट्स पे जो मिलेगा, जो सबसे लास्ट में लिखी होती है चीज़, मैं उसको सबसे पहले बताऊंगा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ सबसे पहले आनी चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सेप्टेबिलिटी, क्योंकि ये वाला जो फेज़ है आपकी लाइफ का, ये नेचुरल है, ये कुदरत ने आपको बख्शा है, क्योंकि आप फर्टाइल थे, आपने जो एक नई जनरेशन को जन्म दिया है और अब एक फेज़ आया है। क्योंकि जब देखिए, जब आपको बेबीज़ होते हैं तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स भी निकलते हैं उन कम चीज़ों को मैनेज करने के लिए, और हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग ड्यूरेशन जब एक्सपोजर होता है तो बॉडी में उसके प्रॉब्लम्स भी आते हैं। सो नेचुरल ने कहा कि आपको कि इस फेज़ के बाद में आपके हार्मोन्स के लेवल को हम कम कर देंगे ताकि आपको अलग अलग तरह के कैंसर्स का खतरा थोड़ा कम हो जाए। तो नेचुरल है ये चीज़, हर फीमेल को इस फेज़ से गुजरना है। आप भी गुजरोगे, आपके आने वाले जो डॉटर है वो भी गुजरेंगे, आपकी बहू भी गुजरेगी, आपकी मदर गुजरी है, आपकी दादी गुजरी है, ठीक है। सो मेरी मदर इससे गुजरे हैं, मेरी सिस्टर इससे गुजरेंगे, मेरी वाइफ इससे गुजरेंगे। सो ये नेचुरल चीज़ है, वी नीड टू एक्सेप्ट इट, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो जब आप एक्सेप्ट करते हो इस चीज़ को, तो उससे क्या होता है कि आप उस चीज़ को समझते हो, साइंटिफिकली समझते हो, और जब साइंटिफिकली चीज़ समझते हो तो फिर आपके उसके सॉल्यूशन भी साइंटिफिकली ढूंढते हो। तो पहली बात, रिवर्स नहीं हो सकता, नेचुरल रहेगा। अब बात करते हैं कि इसको मैनेज कैसे किया जाता है। सो देखिए, जो भी कई लोगों में जब ये प्री मैच्योर मेनोपॉज होता है, ख़ास तौर से ये मतलब ज़्यादातर फीमेल में होता नहीं है, 1-2% फीमेल में होता है। उन केसेस में जो है डॉक्टर से बात करके हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। यानी कि जो हार्मोन्स आपकी बॉडी में कम हो गए हैं, जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रख रहे थे, अब वो कम हो गए हैं, तो अब वो थोड़े से देने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उनकी डोज इतनी स्पेसिफिक होनी चाहिए कि आपको अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। किसी भी चीज़ को देख के पढ़ के कभी नहीं करना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है। दूसरी चीज़ है विटामिन डी और कैल्शियम, क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। जो ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स होते हैं, जो हड्डियाँ बनाने वाली कोशिकाएं होती है, वो कम होने लग जाती है। ऑस्टियोक्लास्टिक सेल जो हड्डियाँ कमज़ोर करते हैं, तोड़ते हैं, वो ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, तो हड्डियाँ पतली होती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। उसको अगर उनको ठीक करने के लिए आपकी बॉडी में हड्डी के अंदर जो चीज़ें होती है, उसके अंदर विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, उन सब चीज़ों को आपको लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, ज़रूरत रहेगी। तीसरी बात होती है एक्सरसाइज, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। जितना आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करोगे, वॉक करोगे, जॉगिंग करोगे, डांस करोगे, उतना ही आपकी जो बोन्स है वो मजबूत होंगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव होगी, आपका स्ट्रेस लेवल भी मैनेज होगा। उसके अलावा जो डाइट है, आप अगर ओबीज़ हैं, आपका वेट बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है इसके बाद में आपको और ये ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। सो बेटर है कि आप अपने वेट को भी कंट्रोल कीजिए। वेट जितना कंट्रोल होगा, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये वीडियो देखने वाले एक फ़ीमेल है, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को, अगर आपको लगता है कि किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है, प्लीज़ उससे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक मेल हैं, सन है, हस्बैंड है, डॉटर है, तो अपनी मदर से या अपनी बड़ी सिस्टर से, उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे इंडिया में हमारे अंदर जो हेजिटेशंस होते हैं इन चीज़ों के लिए, जो होनी नहीं चाहिए, जब ये जैसे जैसे हेजिटेशन ख़त्म होने शुरू हो जाएगी, इन प्रॉब्लम्स को हम लोग ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अपने घर के लेवल पे भी उसको समझ सकते हैं। जो नेसेसरी डाइट के मैनेजमेंट्स हैं, डाइट का पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, वो थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। सो एज ए डॉक्टर मैं आपको यही कहूँगा कि ये नेचुरल चीज़ है, लेकिन जो प्री मैच्योर जो मेनोपॉज है वो बहुत थोड़ी फीमेल में होता है, आपको पता होना चाहिए। मेनोपॉज बिल्कुल नेचुरल है, आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी, उसको मैनेज करने के बारे में सोचना है और खुश रहना है। सो खुश रहेंगे तो आप इस चीज़ को ज़्यादा खुशी-खुशी मैनेज कर पाओगे। सो अगर मैंने इस वीडियो के दौरान अगर मैंने कुछ बातें अगर आपको इमोशनली सही नहीं लगी हो, आपको बुरा फील हुआ हो मेरी बात सुन के, सो प्लीज़ मैं एडवांस में ही आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं है, सिर्फ सही मैसेज पहुँचाने का है। और मैं अभी भी उस बात पे फिर से रिपीट करूँगा कि मेरा ये वीडियो एक वुमन से ज़्यादा ज़रूरी है, एक सन के लिए,
एक हस्बैंड के लिए, एक डॉटर के लिए, जो उस फैमिली का हिस्सा है जिसमें एक फीमेल को ये आने वाले टाइम में फेस करना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच।